हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आरपीएस पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज आपका विषय हिंदी में चैप्टर नंबर 8 राजधर्म शीर्षक है और आप इसे पढ़ेंगे। यह बच्चों एक जातक कथा है। कैसी कथा है? जातक कथा। ये जो चैप्टर है आपका 8 जिसका शीर्षक राजधर्म है और यह जातक कथा है। बच्चों, कहानियां कई प्रकार के होते हैं। कभी लेख पढ़ने को मिलेगा आपको, कभी यात्रा वृत्तांत जो यात्रा से संबंधित हो, तो कभी किसी वेद से, किसी पुराण से, किसी महालेखक के लेख को पढ़ना पड़ेगा। तो तरह तरह की कहानियां होती है। मतलब यह है कि कहानियों के कई प्रकार हैं जिसमें आपको आज पढ़ना है जातक कथा। ओके बच्चों, अब सबसे पहले बात करें कि राजधर्म होता क्या है, क्योंकि शीर्षक आपका है राजधर्म। तो बच्चों, राजा के धर्म को राजधर्म कहा जाता है। ठीक है बच्चों, राजा के धर्म को क्या कहेंगे? राजधर्म कहा जाता है। और बच्चों, जातक कथा यह किस प्रकार की कथा होती है, आप इसको समझेंगे कि जातक कथा कैसी कथा को कहा गया है। तो बच्चों, बौद्ध ग्रंथ, जो बौद्धों का ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक त्रिपिटक जातक कथा बौद्ध धर्म के त्रिपिटक से लिया गया है। और त्रिपिटक जो है यह बहुत ही विशाल है। मतलब कहने का कि काफी कहानियां हैं इसमें बच्चों जातक कथा जो त्रिपिटक का है, इसमें 600 कहानियां हैं, जिसमें से एक कहानी आपको इस पाठ में पढ़ना है। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 के राजधर्म के पॉइंट नंबर 1। हम बारी बारी से बच्चों आपको पॉइंट वाइज इस कहानी को बता रहे हैं। तो सबसे पहला जो है पॉइंट वह है, अति प्राचीन काल में वाराणसी में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था। तो बच्चों, राजा का नाम क्या है? ब्रह्मदत्त। आप याद रखेंगे कि अति प्राचीन काल में ब्रह्मदत्त नाम का राजा राज करता था, जो अपनी धर्म प्रियता, यानी धर्म का प्रिय होना, तो धर्म प्रियता और न्यायपूर्ण शासन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है बच्चों। और फिर राजा के शासन काल में बोधिसत्व का ब्राह्मण कुल में पैदा होना। तो राजा के शासन के समय, जिस समय राजा शासन चला रहे थे, उस समय में एक बोधिसत्व ब्राह्मण कुल में पैदा लिया और उसके बाद फिर बोधिसत्व का शिल्पों का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात हिमालय प्रदेश में चला जाना। यानी बोधिसत्व जब ज्ञान प्राप्त कर लिए, इस ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात का अर्थ है कि प्राप्त करने के बाद, पश्चात का मीनिंग होता है बाद, यानी आफ्टर। तो जब उनको शिल्पों का ज्ञान प्राप्त हो गया, उसके बाद वो हिमालय प्रदेश में चले गए। बच्चों, आपको मैं यहाँ बता दूं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ये सब अच्छा ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ऊंचे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर को पाने के लिए हिमालय में जाकर के तपस्या करते हैं। उसी प्रकार बोधिसत्व का भी शिल्पों से ज्ञान प्राप्त होने के बाद में हिमालय प्रदेश में चले गए। उसके बाद बच्चों, राजा ब्रह्मदत्त का हर तरफ प्रशंसा होना। तो बच्चों, राजा ब्रह्मदत्त इतने धर्मात्मा, ज्ञानी तथा उचित शासन करने वाले व्यक्ति थे कि उनकी हर तरफ प्रशंसा होती थी। ठीक है बच्चों। तो प्रशंसा करने वाले तो हर तरफ उनको मिल रहे थे।
और वो राजा ब्रह्मदत्त ने सोचा कि मेरी तो हर तरफ प्रशंसा होती है, लेकिन क्या कभी ऐसा है, वो चाहते थे राजा ब्रह्मदत्त कि मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरी अज्ञानता को, मेरी कमी को मुझे बताए। परंतु ब्रह्मदत्त इतने अच्छे राजा थे कि उनके अंदर कोई कमी थी ही नहीं, इतने अच्छे थे। और प्रजा भी काफी सुखी संपन्न थी, हर तरफ सुख शांति, कहीं किसी को कोई तकलीफ दोष नहीं। ठीक है बच्चों, तो राजा ब्रह्मदत्त की हर तरफ प्रशंसा होती थी। इसके बावजूद राजा ने क्या किया, तो पॉइंट नंबर 5 में आप देखेंगे कि राजा वेश बदलकर जगह जगह घूमना राजा का, कि कोई उनके दोष तथा अवगुण को बताने वाला मिले। ठीक है बच्चों, अब जब इतनी बात थी, कहीं कोई समस्या नहीं थी, प्रजा खुश थी, राजा भी अच्छे से अपना राजकाज चला रहे थे। इसके बावजूद जो अच्छे, ये एक महापुरुष की पहचान है बच्चों। ठीक है, कि जो व्यक्ति महापुरुष होते हैं, ज्ञानी होते हैं, तो सदैव अपने अंदर अपनी अच्छाई को नहीं देखते हैं, वो अपनी बुराइयों को ढूंढते हैं। उसी प्रकार राजा ब्रह्मदत्त ने भी वेश बदलकर जगह जगह घूमना शुरू किया कि कोई उनके दोष तथा अवगुण को बताने वाला मिले। परंतु ऐसा कोई व्यक्ति पूरे राज्य भर में उन्हें नहीं मिला। ठीक है बच्चों, उसके बाद राजा सोचे ब्रह्मदत्त कि हो सकता है कहीं भय के कारण या किसी अन्य कारण से कोई मेरी बुराई नहीं कर रहा है कहीं। तो वेश बदलने के बाद भी जहां जहां गए, नगर पर, चौक पर, चौराहे पर, हर जगह घूमे, लेकिन कहीं भी उनको उनके गुण के अलावा उनके दोष, उनके अवगुण की चर्चा कहीं नहीं हुई। सभी जगह जहां भी वो गए वहां बस बड़ाई ही बड़ाई, बड़ाई ही बड़ाई, हर जगह उनकी प्रशंसा ही हो रही थी। ठीक है बच्चों, इसके पश्चात राजा ने फैसला किया कि शायद मेरे शंका का निदान यहां पर नहीं हो सकता। तो राजा घूमते घूमते कहां पहुंच गए, हिमालय प्रदेश में। ठीक है बच्चों, कहां पहुंच गए, हिमालय प्रदेश में। और वहां पर हिमालय प्रदेश में उस जगह पहुंचे जहां वह बौद्धिस्ट, जो कि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे, जो पॉइंट नंबर 2 में आपने पढ़ा, तो उसी बौद्धिस्ट के आश्रम में पहुंच गए। ओके बच्चों, और वहां पहुंचने के पश्चात उन्होंने बड़े आराम से ऋषि को प्रणाम किया और हाथ पैर धोने के बाद वहीं बैठ गए। ठीक है बच्चों, और अब बच्चों आप पॉइंट नंबर 7 को देखेंगे कि बोधिसत्व के द्वारा गोदे फल लाकर देना तथा उस फल का स्वादिष्ट लगना। इसके बाद पॉइंट नंबर 8 में बोधिसत्व द्वारा स्वादिष्ट लगने का कारण बताना, उस फल का स्वादिष्ट क्यों लग रहा है ये कारण बताना। और फिर 9वें पॉइंट पर तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करना तथा कुछ समय बाद पुनः आश्रम पहुंचना। 10वां में आप पढ़ेंगे बच्चों गोदी फल का करवा हो जाना। और उसके बाद पॉइंट नंबर 11 में राजा की जिज्ञासा पर, यहाँ जिज्ञासा शब्द का अर्थ है जानने की इच्छा, तो राजा की जिज्ञासा पर गायों का उदाहरण देकर बोधिसत्व का समझाना। और फिर 12वें पॉइंट में आप आखिरी में पढ़ेंगे बोधिसत्व से शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना परिचय दिया तथा पुनः संकल्प और व्रत का फैसला लेकर राजकाज में लग जाना।
ठीक है बच्चों, तो हम अब बारी बारी से इसके विस्तृत रूप को पढ़ेंगे ताकि आप कहानी को खूब अच्छे से समझ जाएं और इससे जुड़े हुए हर एक प्रश्न को आप आसानी से कर पाओ। ओके बच्चों, तो आप देखेंगे बोधिसत्व, अभी तक आपने देखा कि राजा वेश बदलकर घूम रहे थे और घूमते घूमते आश्रम पहुंचे। कहाँ? तो बोधिसत्व के आश्रम पर जो हिमालय में था, और वहां पर हाथ पैर धोने के बाद उन्होंने बोधिसत्व को प्रणाम किया और फिर वहां बैठ गए। तब बोधिसत्व ने जंगल से पके गोदे का अर्थ होता है पका हुआ फल, एक फल का नाम है बच्चों। जिस प्रकार से आप सेब, संतरा, केले इत्यादि खाते हो, उसी प्रकार से गोदे फल हैं। ठीक है, तो गोदे एक प्रकार से फल का नाम है। ठीक है, तो गोदे फल लाकर दिए राजा को खाने के लिए, और फिर वे गोदे फल के बारे में बताए कि यह शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठा है। राजा ने जब चखा तो वास्तव में वह काफी शक्तिवर्धक और शक्कर के समान मीठे लगे। उन्होंने राजा से कहा, महापुण्य, आप इसके बारे में मुझे बताएं कि यह फल इतना स्वादिष्ट और मीठा क्यों लगता है, क्यों है। तब बोधिसत्व ने कहा कि ऐसा है कि हमारे राज्य का जो राजा है वह वास्तव में इस समय अच्छे कर्म कर रहे होंगे। उनका कर्म अच्छा है, उनका व्यवहार, उनके जनता के लिए उनके हृदय में प्यार, ये सभी अच्छे हैं। इस कारण से यह गोदे फल इतना स्वादिष्ट और शक्तिवर्धक है। इसके बाद जब बोधिसत्व ने कारण बताया कि राजा के व्यवहार और वचन कर्म के कारण ही इस फल की इतनी मिठास है, इतनी शक्तिवर्धक है। इसके बाद पॉइंट नंबर 9 के बारे में बताए थे कि तपस्वी बोधिसत्व के कथन की परीक्षा करना तथा कुछ समय बाद पुनः आश्रम पहुंचना। तो बच्चों, जब ये बात राजा ने सुना, उस समय तो राजा अपना वेश बदले हुए थे और बोधिसत्व के समक्ष या उनके सामने अपने जो वास्तविक रूप है उसमें वो आए नहीं थे। तो इस बात को सोचने लगे राजा कि क्या वास्तव में मेरा कर्म इतना महान है, हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि फल में भी मिठास है। तो हम इसकी परीक्षण करेंगे। हम जो बोधिसत्व ने कहा है तो इसका परीक्षण करते हैं कि किस प्रकार राजा के कर्तव्य से समूचा राज्य जुड़ा रहता है, हर एक चीज अच्छे से काम करते हैं, समय पर वर्षा होती है, खेत में फसल अच्छे से उगते हैं और फलों में मिठास होती है, गाय भैंसे समय पर दूध देती है, अच्छे से दूध देती है। तो यह सब कुछ एक राजा के कर्म पर निर्भर है। और चूंकि ये जो राजा हैं ब्रह्मदत्त, उनका कर्म काफी अच्छा है, इस कारण से ये सब कुछ हो रहा था। तो बोधिसत्व की बात का परीक्षण करने के लिए राजा वहां से मन में संकल्प लिए कि परीक्षण करेंगे कि क्या इसमें वास्तविकता है कि राजा के कर्म पर ही यह सब कुछ निर्भर है। ऐसा सोच करके राजा वहां से चले गए और अपने राज्य वापस आने के बाद उन्होंने जानबूझकर गलती करना शुरू किया और काफी गलती कर लेने के बाद एक बार पुनः आश्रम में पहुंच गए। कहां? तो बोधिसत्व के आश्रम। और वहां पहुंचे तब फिर पहले के जैसे ही बोधिसत्व ने गोदी फल लाकर उन्हें दिया। तो उस गोदे फल का फिर से राजा का
के द्वारा खाया जाना और उस फल का स्वाद जो है वह कड़वा हो जाना। ठीक है बच्चों, राजा जब पुनः उस फल को खाए तब उसका स्वाद कैसा हो गया? उस समय उसका स्वाद कड़वा हो गया। राजा जैसे ही फल खाए तो उन्होंने अपने मुंह से उस फल को थूक दिया। ठीक है बच्चों, और थोड़ी देर सोचने के बाद फिर सोचे कि क्या इसमें वास्तविकता यही है कि मेरे कर्म के कारण ही फल कड़वा हो गया है? तब पुनः बोधिसत्व से राजा की वार्ता होती है, वार्तालाप होती है, बातचीत, और राजा की जिज्ञासा पर गायों का उदाहरण देकर बोधिसत्व का समझाना। तो आप देखेंगे बच्चों किस प्रकार से राजा को बोधिसत्व समझा रहे हैं। तो देखिए बच्चों, जब फल कड़वा हो गया और राजा की जिज्ञासा हुई कि ये फल कैसे कड़वे हो गए, इस पर उन्होंने जब पूछा बोधिसत्व से, तब बोधिसत्व ने कहा कि इस समय हमारे राजा के कर्म अच्छे नहीं हैं। हो सकता है कि हमारा राजा इस समय अधर्म का कार्य कर रहे हो, वह कुमार्ग पर चल रहे हो, इसी कारण से इस फल का ऐसा कड़वा हो जाना स्वाभाविक है। गाय दूध देना बंद कर दी, फसलों से अन्न उगने बंद हो गए, बारिश होने बंद हो गए। तब जब राजा ब्रह्मदत्त ने इस बात को गौर से सुना और समझा, तब उन्होंने क्या किया कि उनको अपना गुरु माना। बोधिसत्व को राजा ने गुरु माना, उनसे शिक्षा प्राप्त किया। आप देखेंगे पॉइंट नंबर 12 में बच्चों, बोधिसत्व से शिक्षा प्राप्त कर राजा ने अपना परिचय दिया तथा पुनः संकल्प और व्रत का फैसला लेकर राजा राजकाज में लग जाना राजा का। ठीक है बच्चों, तो राजा की जिज्ञासा पर गाय का उदाहरण कैसे दे रहे हैं इसको सुनेंगे आप। देखेंगे बच्चों, जब फल कड़वे हो गए तब बोधिसत्व ने बताया कि हमारे राजा के कर्म इस समय अच्छे नहीं हैं। कैसे? तो राजा सबका अनुगामी होता है। ठीक है बच्चों, मार्गदर्शक होता है। चूंकि एक राज्य का राजा जब गलत करने लगेगा तो पूरी प्रजा गलत कार्य में, अधर्म में, कुकर्म में, पाप कर्म में संलग्न हो जाता है, ऐसा बोधिसत्व ने कहा। और फिर बताया उन्होंने कि आप देखेंगे जिस प्रकार गायों की झुंड में एक गाय जो सबसे आगे चल रही होती है, उसको देखकर पीछे की बाकी गैयां आगे की तरफ बढ़ती जाती है। अगर गाय गलत रास्ते पर चली जाए, जो आगे चल रही है, जो यहां आप समझेंगे बच्चों कि जो गाय एक प्रकार से उस सभी गाय का लीडर है, यानी उसको लीड करता है, आगे लेकर चलता है। ठीक है बच्चों, अनुगामी होता है। तो अनुगामी जो है यानी आगे चलने वाली गैया, उसको देखकर उसके पीछे झुंड में सभी गायें चलती जाती है। अगर उसका मार्गदर्शक एक प्रकार से कहा जाए तो उस गाय के झुंड का राजा कौन हुआ? तो राजा वह गाय जो सबसे आगे चल रही है वह उसका राजा है। वह जिधर की तरफ जाएगी, बाकी झुंड में जितनी भी गैया हैं वह सब उधर की ओर ही जाएगी। और अगर वह जो सबसे आगे चल रही है, जो प्रमुख है, जो उस झुंड की मुखिया है, वह गाय गलत रास्ते पर चली जाए तो बाकी झुंड की सभी गैयां गलत रास्ते पर चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के उदाहरण
राजा को उन्होंने दिया, बोधिसत्व ने। और उसके बाद जब राजा का ज्ञान खुला, उनकी समझ में आया, तब उन्होंने क्या किया, अपना असली रूप बोधिसत्व को बताया कि वह राजा मैं ही हूं जिसने इस गोदे फल को मीठा किया था और जिसने आज इस गोदे फल को कड़वा कर दिया है। तब उन्होंने अपना पूरा परिचय दिया और बोधिसत्व से शिक्षा प्राप्त किए राजा ब्रह्मदत्त। और उसके बाद उन्होंने बोधिसत्व को वचन दिया कि अब अपने राज्य में, इस राज्य में कभी हमारे फल मीठे कड़वे नहीं होंगे, हमेशा हमारे फल मीठे रहेंगे और हमेशा हमारे राज्य की गैया दूध देगी, खेत खलिहान से फसल उगेंगे, समय पर बारिश होगी, चारों तरफ खुशियां होगी। ऐसा संकल्प उन्होंने बोधिसत्व को के समक्ष लिया और फैसला किया कि अब सब कुछ अच्छा रहेगा। ऐसा वचन देकर बोधिसत्व के दरबार से, यानी उस आश्रम से, राजा ब्रह्मदत्त वापस अपने राज्य चले गए और वहां जाकर उन्होंने बाकी अपने सभी काम को जिस प्रकार से वे पहले कर रहे थे ऐसा उन्होंने करना शुरू कर दिया। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये चैप्टर नंबर 8 राजधर्म जातक कथा से आपका यहाँ पर खत्म होता है। तो बच्चों आप इससे जुड़े सभी एक्सरसाइज को बनाएंगे। आपको कहीं भी कोई समस्या हो तो संध्या के समय 7 से 8 बजे जब मैं ग्रुप ओपन करता हूं, उस समय आप अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू।